नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटी से। देखिए, इन दिनों बिहार में चर्चा में है उपेंद्र कुशवाहा। नीतीश कुमार तो चर्चा में हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जो राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बिहार के कद्दावर नेता हैं, वे बहुत ही सुर्खियों में आ गए। कई बातें कही जा रही है कि वे जेडीयू में आ रहे हैं। जेडीयू में कब आ रहे हैं? नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी बन सकते हैं। नीतीश कुमार ने बात कर ली है, वीडियो कॉलिंग के माध्यम से बातें की हैं और इसके अलावा जो बातें नोटिस करने लायक है कि उपेंद्र कुशवाहा इन दिनों खामोश हैं। नीतीश कुमार की गलतियों पर भी कुछ नहीं बोलते और कहा यह भी जा रहा है, पॉलिटिकल पंडित कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के भीतर उदास भी। सीटों का बंटवारा हो नहीं पा रहा है, सीटें तय नहीं हो पा रही है। जब वे एनडीए में गए, एनडीए के साथ हुए, जेडीयू को छोड़ कर गए। इसके तुरंत बाद सम्राट चौधरी को बिहार प्रदेश भाजपा का अध्यक्ष बना दिया। तो उपेंद्र कुशवाहा को बड़ा झटका लगा। तो इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करने के लिए उपेंद्र कुशवाहा स्वयं कुछ बोल नहीं रहे। हमने उनकी पार्टी के प्रवक्ता राहुल कुमार जी को जोड़ा और सोचा यह है कि उपेंद्र कुशवाहा के मन में क्या है, राष्ट्रीय लोक जनता दल का विचार क्या है, यह जानने की कोशिश करें। राहुल जी, स्वागत है आपका। जी जी, नमस्कार। नमस्ते राहुल जी। सबसे पहले तो बात यही कि उपेंद्र कुशवाहा जो अब एनडीए के हिस्सा हैं, राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, नीतीश कुमार से अलग होकर आए। वे नीतीश कुमार की गलतियों पर, नीतीश कुमार की बदजुबानी पर चुप क्यों हो जाते हैं, खामोश क्यों रह जाते हैं? लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा के बीच एक सद्भावना की पतली सी लाइन है कि जो उपेंद्र कुशवाहा को रोक देती है। क्या ये बात है? ज्ञानेश्वर जी, मैं यहाँ पर थोड़ा सा स्पष्ट करना चाहूंगा। जो कंफ्यूजन पिछले 2-3 दिनों में ये क्रिएट किया गया है, जो जी, सद्भावना की बात है, आप जानते हैं कि समता पार्टी के काल से या कहिए कि उसके पहले से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से हमारे नेता माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी का एक संबंध रहा है और वो संबंध राजनीतिक रिश्तों से ऊपर उठ करके कहीं ना कहीं व्यक्तिगत रहा है। और यही कारण जी, है कि कई बार आपने सुना होगा, उन्होंने कहा कि अगर कभी नीतीश कुमार जी को खून की जरूरत होगी तो सबसे जी, पहले उपेंद्र कुशवाहा खून देने के लिए आगे बढ़ेगा। यहाँ पर जो बात आपने उठाया कि माननीय उपेंद्र कुशवाहा इस विषय पर कुछ नहीं बोल रहे हैं, जो पिछले कुछ दिनों में हुई ये चीजें। देखिए, जब जी, हम लोगों ने जदयू छोड़ा था और तब से अभी तक उपेंद्र कुशवाहा जी ने कई अवसरों पर यह बात कही है कि नीतीश कुमार जी कहीं न कहीं उन लोगों से घिरे हुए हैं या जिनके साथ गए हैं उनको बीमार कर रहे हैं। आपको याद होगा, जी, लगभग 1 महीने पहले उन्होंने बहुत स्पष्ट तौर पर कहा था कि नीतीश कुमार जी बीमार किए जा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये नहीं था कि दवाई उनको खिलाई जा रही है, जैसा मांझी जी कह रहे हैं, हम उस मसले पर नहीं जाएंगे। लेकिन जिस तरह का राजनीतिक दबाव उनके ऊपर बनाया गया है माननीय ललन सिंह जी के द्वारा या उनके जो इर्द गिर्द जो लोग रहने वाले हैं, उससे कहीं न कहीं नीतीश कुमार जी पर मानसिक तनाव की स्थिति बेहद ज्यादा है। अब सवाल उठता है कि हम उस पर टिप्पणी क्यों नहीं कर रहे हैं, जो उन्होंने विधानसभा में कहा या मांझी जी के बारे में कहा या तमाम चीजों के बारे में कहा। देखिए, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी, जी ने पहले भी ये बहुत स्पष्ट किया है कि अब जदयू समापन की तरफ है। अब जदयू पर फैक्टर रह ही नहीं गया है बिहार की राजनीति में। और जो राजनीतिक परिस्थिति बिहार के अंदर निर्मित हो रही है, आप देखेंगे भले आरजेडी आपको दिखेगी कई बार नीतीश कुमार जी को डिफेंड करते हुए, लेकिन अगर नेताओं से बंद कमरे में ये अलग से जब आप बात करेंगे तो बेहद उत्साहित लगते हैं कि अब नीतीश कुमार जी का चैप्टर बहुत तेजी से क्लोज हो रहा है। तो निश्चित तौर पर हमारे नेता भी समझते हैं कि जो चैप्टर अब क्लोज हो चुका है, जिसका कोई भविष्य नहीं है, जिस पार्टी का कोई भविष्य नहीं है, उस पर बहुत टीका टिप्पणी करने का कोई मतलब नहीं रह गया। नहीं तो इसका मतलब राहुल जी, आपके उपेंद्र कुशवाहा जी यह समझते हैं कि अब नीतीश कुमार पर टीका टिप्पणी करने का कोई फायदा ही नहीं है। नीतीश कुमार वहां पहुंच गए हैं, नीतीश कुमार की महत्ता इतनी घट गई है कि उनके किसी बात को महत्व देना उचित नहीं है। ज्ञानेश्वर जी, राजनीति में किसी का महत्व उस तरह से नहीं घटता है, लेकिन अगर आप पिछले 2 महीने की घटनाओं को अगर आप अलग अलग समय का जोड़ेंगे
तो ऐसी स्थिति जी दिखाई पड़ती है कि नीतीश कुमार जी के हाथ में अब कुछ भी रह नहीं गया। उनके कंट्रोल में कहीं से भी कोई चीज राजनीतिक घटनाक्रम में अगर आप देखेंगे तो जो चीजें वो कर रहे हैं या जिस दिशा में वो बढ़ रहे हैं, जिस तरह की विधानसभा में किया या उन्होंने माननीय मंत्री अशोक चौधरी जी के यहाँ जो उन्होंने किया या बिजली विभाग के कार्यक्रम में जिस तरह की उनके साथ हर चीज को वो भूल जा रहे थे, तो कहीं ना कहीं ये बात उपेंद्र कुशवाहा जी भी समझते हैं और हमारी पार्टी भी समझती है कि 2024 आते आते जदयू को समाप्त हो जाना है और सिर्फ जी राजनीतिक तौर पर समाप्त नहीं हो जाना है बल्कि नेतृत्व के स्तर पर भी समाप्त हो जाना है। जब हम लोगों ने मार्च 2023 में जब हम लोगों ने पार्टी छोड़ने का फैसला किया था तब ये स्पष्ट तौर पर हमारे नेता ने कहा था कि नीतीश कुमार जी ने जो फैसला लिया है वो आने वाले दिनों में उन्हीं कुशवाहा धानुक सहित अति पिछड़ों और महादलितों की जो राजनीति जो एक उनके साथ पुष्पित और पल्लवित हुआ था, ये कहीं बहुत प्रखरता से वो चीजें आगे बढ़ी थी, कहीं ना कहीं उसको बैकस्टेज आना पड़ेगा और जाति जनगणना के बाद जाति के जो सर्वे आए हैं उसका जिस तरह से आरजेडी एडवांटेज ले रही है और जिस तरह से नौकरियों को जो माननीय नीतीश कुमार जी ने देने का जो संकल्प लिया था एनडीए में रहते हुए ही, उस पर जो जी नीतीश कुमार जी का जो वक्तव्य है अगर आप उसी को देखें, उन्होंने एक मंत्री को कहा कि भाई सब कुछ आरजेडी नहीं कर रही है, एक पार्टी नहीं कर रही है, इसका क्रेडिट सिर्फ एक पार्टी नहीं ले। तो माननीय नीतीश कुमार जी भी अब इस चीज को समझ चुके हैं कि कहीं ना कहीं जो हमारे गठबंधन के भी जो साथी हैं वो पूरी तरह से उनकी राजनीति को हाईजैक करने में लगे हुए हैं। नीतीश कुमार जी अब अंतिम जद्दोजहद में है कि किसी तरह से इस राजनीति को बचाया जाए, इस राजनीति को आगे लेकर के चला जाए, लेकिन अब उनके पास नेतृत्व करने वाला भी कोई नहीं है जो उस राजनीति को आगे लेकर के चल सके। ऐसी ठीक है स्थिति में आप कह रहे जनता दल राहुल समझती है। जी राहुल जी आप कह रहे हैं जद्दोजहद नेतृत्व करने वाला कोई नहीं है, नीतीश कुमार दबाव में है या जो भी है। लेकिन एक चर्चा बहुत आम है, आपने अपनी पार्टी के नेता उपेंद्र कुशवाहा जी से भी बात की होगी कि पिछले दिनों पिछले हफ्ते दिल्ली के एक बड़े नेता ने, जेडीयू के एक बड़े नेता उपेंद्र कुशवाहा जी की बातचीत नीतीश कुमार से कराई और जिसमें नीतीश कुमार ने उपेंद्र कुशवाहा जी को कहा कि आप तो बेकार ही चले गए, इतनी जल्दी क्या थी, इतनी जल्दी में क्यों रहते हैं, हमने तो सब कुछ आप ही लोगों के लिए किया है। तो ऐसी बातचीत क्या हुई, सच में बातचीत हुई और क्या उपेंद्र कुशवाहा फिर से नीतीश कुमार के संपर्क में है या नीतीश कुमार उपेंद्र कुशवाहा के संपर्क में है, यह स्पष्ट किया जाना बिहार को बहुत आवश्यक है। ज्ञानेश्वर जी, मैं पार्टी की प्रवक्ता के तौर पर ही नहीं बल्कि मेरी बात विस्तार से मेरी बात माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी से आज भी सुबह हुई है, कल भी हुई थी। जी मैं बहुत दावे के साथ मैं ये कह रहा हूं और उनके कहे हुए शब्दों को मैं कह रहा हूं, किसी तरह की कोई बातचीत नहीं हुई है। ये जो भी बातचीत आपको दिखाई गई है या जो बताया जा रहा है, ये कुछ वैसे पत्रकारों की तरफ से ये क्रिएट किया गया है जिनको टीआरपी की बहुत जरूरत है। मैं बहुत स्पष्ट मैं कह रहा हूं, हमारे नेता भी इस जी बात को मानते हैं कि कहीं न कहीं जिन लोगों ने इस र्यूमर को फैलाने की कोशिश की है वो उनको टीआरपी की जरूरत है, इसीलिए इस तरह से बेसलेस खबरों को प्रचारित करने की कोशिश कर रहे हैं और कहीं न कहीं इसमें कुछ जदयू के लोगों का भी वेस्टेड इंटरेस्ट हो सकता है। मैं ये दावा नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये बहुत जी संभव है कि उनका एक वेस्टेड इंटरेस्ट हो सकता है कि जो नुकसान माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के जाने के बाद जनता दल यूनाइटेड का हुआ है उसको कहीं ना कहीं रिस्टोर किया जाए, एक नैतिक दबाव बनाया जाए, एक सोशल प्रेशर बनाया जाए, एक कहिए कि जो एक तीसरी दुनिया है उसका एक प्रेशर बनाया जाए। लेकिन ज्ञानेश्वर जी, मैं दावे के साथ मैं कह रहा हूं, मैं 100% मैं कह रहा हूं, ये जो धुआं उठाया गया है बिना किसी आग के लगे राजनीतिक तौर पर एक स्कूप छोड़ने की कोशिश की गई है। पत्रकारिता में आपको भी पता है कि कई बार इस तरह के स्कूप लाए जाते हैं ताकि पॉलिटिकल बार्गेनिंग का एक माहौल क्रिएट किया जा सके सोसाइटी में। आपको पता है कि जातिगत सर्वे के बाद खास करके कुशवाहा, कुर्मी और धानुक समाज में बहुत ज्यादा रिजेंटमेंट है नीतीश कुमार को लेकर के और वैसी जी परिस्थिति में एक लास्ट होप जो जदयू के लोगों को दिखाई देता है या उनके जो समर्थक कुछ टीआरपी के लिए जो परेशान जो कुछ पत्रकार हैं उन लोगों को ये लगता है कि इस तरह की अगर कुछ जोड़ी बन जाए
तो जो हमारा जो टीआरपी, एक मैंने पहले इसको ब्रेक किया, उस तरह की एक कोशिश आपको भी पता है कि इस तरह से कई लोग करते हैं। तो मैं ये दावे के साथ मैं कह रहा हूं कि ये पूरी कोशिश बेकार है। राहुल जी, आप स्पष्ट कर रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा की कोई बातचीत नीतीश कुमार से नहीं हुई है, नीतीश कुमार ने भी बात नहीं की है, यह स्पष्ट है? हाँ ना? बिल्कुल स्पष्ट है, कोई बातचीत नहीं हुई है। वीडियो कॉलिंग की बात तो बिल्कुल भी गलत है, कहीं से ऐसी कोई बातचीत नहीं। चलिए, लेकिन आप ये मानते हैं कि जब नीतीश कुमार को जरूरत होगी, नीतीश कुमार बीमार होंगे, नीतीश कुमार को खून की आवश्यकता होगी, तो सबसे पहले व्यक्ति उपेंद्र कुशवाहा होंगे जो उनके पास पहुंचेंगे, इतनी सद्भावना है? ज्ञानेश्वर जी, मैं ये बात आपको मैं कह सकता हूं कि पिछले दिनों 2020 के बाद जब तेजस्वी जी का एक बयान आया था विधानसभा में, उसके बाद सबसे पहले अगर किसी नेता ने उस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी तो हमारे नेता माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी थे। और वहां से जो रिश्ते हैं वो रिश्ते आज भी कायम है। राजनीति से अलग भी रिश्ते होते हैं, ये आप भी जानते हैं, आप तमाम लोग जानते हैं इन चीजों को, और मैं इससे झुटला नहीं सकता हूं। नीतीश कुमार जी के साथ माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी का व्यक्तिगत रिश्ता है, और ये रिश्ता छोटे भाई और बड़े भाई का है। और छोटे भाई का धर्म, जब कभी भी जरूरत होगी माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी सबसे पहले उस कतार में खड़े होंगे, जो नीतीश कुमार जी का हालचाल लेने से लेकर के खून देने तक, या उससे ज्यादा भी जरूरत होगी तो माननीय उपेंद्र कुशवाहा वहां मौजूद होंगे, सशरीर मौजूद होंगे। चलिए ठीक है, लेकिन अब हम आते हैं, देखिए दूसरी जो चर्चा है राहुल जी, कि उपेंद्र कुशवाहा जी एनडीए में चले तो गए, लेकिन झटका लग गया, करंट लग गया, और अब वे उदास हैं। काराकाट वे लड़ेंगे, इतनी बात तो तय है, लेकिन बाकी सीटें क्या होगी? और उदासी की सबसे बड़ी वजह यह है कि जिस कुशवाहा समाज के वे सबसे बड़े नेता थे या हैं, वहां बीजेपी ने उनके मुकाबले सम्राट चौधरी को खड़ा कर दिया अपनी पार्टी से। और सम्राट चौधरी को 2025 में बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में भी कई लोग प्रोजेक्ट करने लगे हैं। गिरिराज सिंह भी बेगूसराय में नारा लगवा दिए थे। तो सम्राट चौधरी और उपेंद्र कुशवाहा, दोनों कुशवाहा, तो उपेंद्र कुशवाहा को ये झटका तो एनडीए ने दे ही दिया ना, कि आप मेरे साथ भले आ गए हैं, लेकिन आपसे बड़ा नेता, कुशवाहा का नेता सम्राट चौधरी को हम बनाकर दिखा देंगे। ज्ञानेश्वर जी, मैं यहां पर स्पष्ट करना चाहता हूं, दो बात बहुत क्लियर है कि जब हम लोग माननीय नीतीश कुमार जी से अलग हो रहे थे, तब हम लोगों ने यह संकल्प लिया था कि जो राजनीति नीतीश कुमार जी ने 1993 से 2005 के बीच में जिन समाजों के लिए उन्होंने एक बड़ी लड़ाई लड़ी, और उसमें सैकड़ों लोगों की कुर्बानी भी गई। आपको मालूम है कि जंगल राज की जो स्थिति थी, और उसमें समता पार्टी का निर्माण, कुर्मी चेतना महारैली होना, और उसके बाद की जो राजनीति है वो संघर्ष है, उसमें कुर्मी, कुशवाहा, धानुक और अति पिछड़ों को एक बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ी। उसको नेतृत्व नीतीश कुमार जी ने दिया। हमने ये संकल्प लिया था, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने ये संकल्प लिया था कि उस राजनीति को आगे हम एक विकल्प देने का काम करेंगे एनडीए के रूप में। हमने सिर्फ ये नहीं कहा कि सिर्फ हम उस नेतृत्व को देने का काम करेंगे, वो राजनीति, वो कुर्बानियां, वो संकल्प, वो पीछे नहीं छूटेगा। इसको लेकर के हम लोगों ने आगे बढ़ने का काम किया। माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने कई बार यह स्पष्ट किया है कि जो बचा खुचा था, खुरचन जिसको बोलते हैं, राष्ट्रीय लोक जनता दल के निर्माण के साथ ही बड़ा हिस्सा, बड़ा समर्थन हमारे साथ था, और जो बचा खुचा जो खुरचन था, वो सम्राट चौधरी जी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के साथ वो भी एनडीए के साथ जुड़ गया है। इसमें कहीं हमारे और सम्राट चौधरी जी के बीच में, हमारे और बीजेपी के बीच में, हमारे और एनडीए के बीच में किसी तरह का अविश्वास की स्थिति नहीं है। राहुल जी, इसका मतलब यह है कि आप ये मानते हैं कि जिस तरीके से बिहार में जाति का नेता माना जाता है, लालू यादव को यादवों का नेता, नीतीश कुमार को कुर्मियों का नेता, पहले तो लवकुश दोनों के नेता माने जाते थे, चिराग पासवान को पासवान का नेता, मुकेश सहनी को सहनी का नेता, उपेंद्र कुशवाहा इकलौते नेता थे जिन्हें कुशवाहा का सर्वमान्य नेता माना जाता था। तो अब आप ये मान रहे हैं कि इसमें विभाजन हो गया है, और सम्राट चौधरी भी साथ साथ कुशवाहा नेता बिहार के हो गए हैं बीजेपी के। तो ये तो खतरा है ना उपेंद्र कुशवाहा जी के लिए।
ज्ञानेश्वर जी, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने कभी नहीं कहा कि हम कुशवाहा के नेता हैं। उन्होंने जी हमेशा कहा कि नीतीश कुमार जी जिस राजनीति को लेकर के चले हैं, 93 से 2005 के बीच में जो राजनीति, जिन समाजों की राजनीति उन्होंने किया है, सामूहिक तौर पर उसको नेतृत्व देने का काम करेंगे। ये मीडिया में या बहुत सारे साथी चलाते हैं कि वो कुशवाहा समाज के नेता हैं। मैंने ये कभी नहीं कहा, हमारे नेता ये कभी नहीं मानते रहे हैं। और जब वो आरक्षण की बात करते हैं, जब वो सामाजिक न्याय की बात करते हैं, जब वो जुडिशरी में आरक्षण की बात करते हैं, वो जजों की भर्ती की नियुक्तियों पर जब बात करते हैं, उन तमाम चीजों को जब आप देखेंगे तो उपेंद्र कुशवाहा जी प्रयास ये जरूर करते हैं कि हर समाज के लोगों को वो मंच पर जगह दे, उनको लेकर के हम आगे चलें, उनको नेतृत्व देने का काम करें। और वो उन्होंने लगातार ये कोशिश की है कि अति पिछड़े को लेकर के वो चले, महादलितों को लेकर के चले। ये सिर्फ एक टाइप बनाने की कोशिश होती है कि माननीय उपेंद्र कुशवाहा के बड़े नेता हैं। कुशवाहा समाज से वो निश्चित तौर पर आते हैं, उस समाज के वो स्वाभाविक नेता हैं। लेकिन नीतीश कुमार जी जिस तरह से कुर्मियों के स्वाभाविक नेता हैं, लेकिन वो सिर्फ कुर्मियों के नेता नहीं है। आज की तारीख में या कल भी या 20 साल पहले भी, आप भी ज्ञानेश्वर जी जानते हैं, नीतीश कुमार जी ने कभी भी कुर्मी पॉलिटिक्स नहीं किया है। उसी तरह जी से उपेंद्र कुशवाहा जी ने कभी भी कुशवाहा पॉलिटिक्स करने का काम नहीं किया। उन्होंने सर्व समाज की पॉलिटिक्स करने का काम किया है और उसी को वो राजनीति करते हैं, उसी के सवालों पर लड़ते हैं, उसी के सवालों चलिए पर काम करते हैं। ठीक है, कुशवाहा सिर्फ कुशवाहा पॉलिटिक्स आपने करने का काम नहीं किया। लेकिन आप एक बात बताइए कि बिहार में जो एनडीए की सूरत और सीरत दिखती है, क्या आपको नहीं लगता है कि इतनी पार्टियां जो अभी एनडीए में है, जिसमें आरएलजेडी आपकी पार्टी हो गई, चिराग पासवान की पार्टी हो गई, जीतन राम मांझी की पार्टी हो गई, पशुपति पारस की पार्टी हो गई, बिहार बीजेपी कोई समन्वय की कोशिश नहीं करता है, कोई संयुक्त कार्यक्रम नहीं होता है, कोई संयुक्त आंदोलन नहीं होता है, तो समन्वय का अभाव आपको दिखता है या फिर यह दिखता है कि सहयोगियों की उपेक्षा की जा रही है? सहयोगियों का कोई हालचाल नहीं लिया जा रहा है। अमित शाह आते हैं, भाजपा का कार्यक्रम करते हैं, चले जाते हैं, किसी सहयोगी से कोई कुशल क्षेम भी नहीं पूछा जाता है कि आपकी स्थिति क्या है, आपकी तैयारी क्या है? ज्ञानेश्वर जी, बहुत दिनों से ये सवाल चल रहा है। मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी की जो बेचैनी थी पिछले दिनों की, कांग्रेस बातचीत नहीं कर रही, तो हम लोगों में एनडीए में ये बहुत आपसी समन्वय की स्थिति बहुत बेहतर है। इस बीच में आपने देखा होगा अमित शाह जी से भी मुलाकात हुई है, जगत प्रकाश नड्डा जी से भी मुलाकात हुई है हमारे नेता की। दूसरी बात, अभी 4-5 राज्यों में चुनाव चल रहा है, पूरा बीजेपी नेतृत्व अभी क्रूशियल चुनाव है, आप सभी लोग समझते हैं। राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो या तेलंगाना हो या मिजोरम की बात हो, तो बीजेपी का पूरा नेतृत्व अभी 3 दिसंबर तक निश्चित तौर पर अभी एक बड़ी लड़ाई में है और एनडीए वहां पर लड़ रहा है। और हम लोगों ने तो पहले भी कहा कि हम लोग हर तरह से साथ हैं। और जहां तक समन्वय की बात है, एक बार पूरे देश में एनडीए का जो 25वां वर्षगांठ मनाया गया वो भी हुआ। उसके बाद जो भी पार्टी के प्रवक्ता थे, राष्ट्रीय स्तर पर जो सभी पार्टियों के जो भी एनडीए में शामिल थे, उनका एक दिन का प्रशिक्षण शिविर भी कार्यक्रम चलाया गया। उसके बाद जेपी नड्डा जी से, अमित शाह जी से मुलाकात हुई है और फिर हर पार्टी का अपना अपना कार्यक्रम है। मुझे लगता है कि 3 दिसंबर तक ये स्थिति बनी रहेगी। 3 दिसंबर के बाद एनडीए आपको बहुत बेहतर समन्वय के साथ सार्वजनिक तौर पर दिखाई पड़ेगा, मैं ये आपको भरोसा दिलाता हूँ। चलिए, आप भरोसा दिलाते हैं। आखिरी सवाल पर हम आते हैं। आखिरी सवाल ये कि 2014 में जब आप एनडीए के साथ थे, तब रालोसपा, देखिए पता नहीं क्यों आपकी पार्टी का पंजीकरण अब तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है राष्ट्रीय लोक जनता दल का, इसी कारण आप किसी चुनाव चिन्ह का भी प्रचार नहीं कर पाते हैं। तो आपको बीजेपी ने 3 सीटें दी और जब 2019 में महागठबंधन के हिस्सा आप रहे तो आपको 5 सीटें मिली। 2024 में बीजेपी आपको 3 देने जा रही है या इससे कम, या फिर 2019 की तरह 5 सीटों की उम्मीद आप किए बैठे हैं? नहीं, मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर करूं कि 5 की कोई बातचीत नहीं है। मैं कहूं कि 5 की बातचीत हो रही है तो इसका कोई मतलब नहीं है। हमारे नेता ने कहा है, कई बार मंचों से कहा है कि हमने जहां से शुरू किया था, एनडीए के साथ जो रिश्ता हमारा जहां से शुरू हुआ था वहां से शुरू करेंगे।
अब वो संख्या 3 होगी, 4 होगी, क्या होगी, ये संख्या आपको 3 दिसंबर के बाद क्लियर हो जाएगा। लेकिन हमारी बातचीत सीटों पर हो चुकी है, कहीं भी समन्वय का लेकर के कोई इशू नहीं है। चुनाव आयोग में हमसे एक सवाल लास्ट क्वेरी मुझे लगता है लास्ट वीक पूछा गया था, उसका जवाब दे दिया गया है। जितने भी प्रोसेस हैं वो सब कुछ पूरा किया जा चुका है और मुझे लगता है कि इस महीने के अंत तक या अगले महीने के पहले पखवाड़े में पार्टी का रजिस्ट्रेशन भी हो जाएगा। अच्छा, तो अब ये बताइए राहुल जी, इस बात को आप कमिट करते हैं कि आपका जो समझौता होगा या जो आपकी सीटें मिलेगी, जैसा आपने कहा 4 या 3 से कम नहीं होगा ना, तो उस पर भी राजी हो जाएंगे? मैंने कहा कि 2019 में जहां से हमने शुरू किया था उससे नीचे नहीं रहे। 2014 में 2014 में सॉरी, हाँ 2014 हाँ, में जहां से हमने शुरू किया था वहां से हम नीचे नहीं रहे। तो 3 से कम पर कोई समझौता नहीं होगा, यह बात स्पष्ट है? समझौता नहीं होगा ये नहीं कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि हमारी बातचीत हो चुकी है और जो सीटों की संख्या है वो 3, हमारी बातचीत हो चुकी है। 3 दिसंबर के बाद वो चीजें सामने आ जाएंगी, नहीं होने का कोई बात नहीं है और कम पर होने की भी कोई बातचीत नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी, आप मेरे साथ जुड़े और आपने स्पष्ट किया कि उपेंद्र कुशवाहा का स्टैंड क्या है और जो खबरें चल रही है कि जेडीयू में कब जा रहे हैं, कब नीतीश कुमार के बारिश बन रहे हैं। आपने कहा कि देखिए जेडीयू में जाने का कोई सवाल पैदा नहीं होता है। हाँ, व्यक्तिगत तौर पर नीतीश कुमार को यदि खून की भी जरूरत होगी तो सबसे आगे की कतार में उपेंद्र कुशवाहा होंगे। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलते चलते हम अपने दर्शकों से कहते हैं कि यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव स्ट्रीम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।